नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा जो कि बेहद चौंकाने वाली हैं। इसमें से पहली कहानी है कॉलेज के एक हॉन्टेड हॉस्टल की, जो कि दो दोस्तों के बारे में है। तो बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा भ्रम है और मैं फिर से सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवेल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसा कि मैं सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू पर पड़े काले धब्बे देखे तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से है, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर मैं सो गया। जब सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ सा लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुमसे आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तो तू वो हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर देता? तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फ़ीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम बस मेरे साथ मेरे हॉस्टल के रूम में रह लो। मैंने कहा, नीलेश, मेरी गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूँगा। नीलेश ने मुझसे कहा, ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका पछतावा मुझे आज तक है।
एक हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया उसके कई मैसेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी वक्त पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा तो मेरा रूममेट वहाँ नहीं था और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया तो देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है कि ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती ही खिसक गई। मैनेजर ने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैंने कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था। एक दिन उसी कमरे में मिली थी। उसने चिट्ठी में लिखा था कि वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं खोलने की कोशिश करने लगा पर वो नहीं खुला। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर दिए और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल का वो कमरा बंद है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो है एक भूतिया फ्लैट के बारे में। एक बार की बात है, एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाता है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है।
विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने उसे काम के लिए दूर शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने चले जाते हैं, पर इनको पता नहीं था कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा दिया था। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद जब विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं तो विक्रम चौंक कर देखता है। पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धोने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेजी से सांस लेने की आवाज़ें विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से उठकर बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर से नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी रोती हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। फिर वो टॉर्च चलाता है तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है, लेकिन टॉर्च काम नहीं करता। इसी दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है तो तभी उसे एक जोर से धक्का मिलता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला हो जाता है। विक्रम को काफ़ी चोट आती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट से बाहर गिरते हैं। वो तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद देखते हैं तो कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा दिखाई देता है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है
और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 हॉन्टेड कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका भी सामना ऐसी किसी घटना से हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर अपनी कहानी भेजना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपकी कहानी सभी को सुनाकर उन्हें भी आपके एक्सपीरियंस से रूबरू करा सकूं। धन्यवाद।